हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर सीमा शो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तुर्की के सियासी हालात पर, जहां इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने मुल्क में सियासी हलचल मचा दी है। इमामोग्लू, जो कि सदर तैयब अर्दोगान के बड़े हरीफ समझे जाते हैं, उन्हें करप्शन और दहशतगर्दी के गिरोह की मदद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में काफ़ी एहतजाज के सिलसिले शुरू हुए हैं और हुकूमत ने इन एहतजाज को रोकने के लिए बहुत से इकदाम भी किए हैं। हुकूमत ने इन एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए उन पर पाबंदी लगाई है उन पर पाबंदी लगाई है और कहा है कि अपोजिशन के रहनुमा जो हैं, उन लोगों को सड़कों पर आने की जो कॉल्स दे रहे हैं, उन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इन सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि इस्तांबुल के मेयर की जो गिरफ्तारी है, उसके बाद तुर्की की सियासी सूरत हाल में एक नया मोड़ आया है। तो आप क्या देखते हैं? जिस तरह हम देखें तो कुछ निगारों के नज़दीक ये वाक़या अर्दोगान की सियासी कुव्वत को मज़ीद मुस्तहकम कर सकता है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये जमहूरियत के लिए खतरा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये गिरफ्तारी उनकी जमहूरियत के लिए खतरा होगी, कमज़ोर होगी उनकी हुकूमत, या उनके मुस्तहकम करेगी? देखिए दुआ ये जो इस्तंबुल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शंस हैं, लोकल इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस्तंबुल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इस्तंबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब उर्दगान बड़े सीरियस हैं। आपको पता है कि बैक इन 1994 टू 1998 जो है उर्दगान साहब मेयर रहे हैं इस्तंबुल के, और वो खुद भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हुएवर विंस इस्तांबुल विंस टर्की। सो ये जो चीज़ है कि वो उन्होंने एक अपनी जो सारी की सारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो वहाँ पे बिल्ड की हुई है। देन उनको पता है कि अगर मैं तुर्की, अगर मैं इस्तांबुल हारता हूँ तो सिंबॉलिकली मेरी पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकली मैं ख़त्म हो जाऊंगा। और क्योंकि इस्तांबुल तो पूरे का पूरा इट्सेल्फ आप समझ लें, मैं विजिट किया है 2-3 दफ़ा इस्तांबुल, बड़ी खूबसूरत जगह है और देखने वाली जगह है, मज़ा आता है वहाँ पे। और लेकिन द पॉइंट देयर इज के दुनिया आती है इस्तांबुल में, और वाकई इस्तांबुल एक इंटरनेशनल सिटी है। सो एक इकोनॉमिक पावर हाउस है टर्की का। और आपको मजे की बात बताऊं, 1/3 जो कंट्री की जीडीपी है वो इस्तांबुल में है, यहीं पे जनरेट होती है। सो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, बजट वहाँ पे है, रियल स्टेट के बड़े कॉन्ट्रैक्ट वहाँ होते हैं, बड़ी म्यूनसिपल के सोर्सेज हैं, मतलब फुल यूरोपियन स्टाइल एक जगह है। और आपको पता है कि पहले भी जो तैयब उर्दगान है वो 2019 के लोकल इलेक्शन जो हैं वो हार गए थे इन्हीं इकराम इमाम लोगों से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए मसला बन गया था। और अभी भी यही असल में ये जो इशू चल रहा है। सो ये सबसे पहले वो नहीं चाहते कि उनकी पब्लिक परसेप्शन खराब हो, और उनकी जो लेगेसी है क्योंकि क्योंकि उर्दगान ने अपने आप को महसूस कराया कि वो एक ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्म किया उसने यहाँ पे हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, और वो एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, एक कमजोर लेगेसी नहीं छोड़ के जाना चाहते। और यहीं से बैठ के वो सारी की सारी वो पावर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। सो उनके लिए याद रखें ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है। तो इस्तांबुल जो है, सो वो इससे कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। और ये अगर आप देखें कि जब से वो पावर में आए हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम रखी है। अब जो ये जो क्या नाम है इनका, जो मेयर साहब हैं, जो अकरम इमामोग्लू, ये इनको अरेस्ट किया गया है 20 मार्च को 2025 को, और इलेक्शन फ्रॉड के नाम पे जी, ठीक है जी। और कहा जाता है जी कि ये इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स को, दिस दैट, जिसको वो जो इमाम ओगलू है वो डिनाई करता है, और कहता है जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं, दिस एंड दैट। और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सो आपको पता है कि उर्दगान की पावर जो है वो बड़ी पुरानी पावर है, कोई अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सारे का सारा आपको पता है कि 2016 में उर्दगान एक कू से भी बचे हुए हैं, एक पूरे का पूरा मिलिट्री कू होने लगा था, जिससे ये बच गए, और इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, फौज आ गई सड़कों पे, लेकिन लोग इनके साथ खड़े हो गए उस वक्त।
सो ये अपनी ऑपोजिशन को बड़ा टफ टाइम देते हैं, वैसे भी उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स इन पावर कंसोलिडेशन, पावर को कंसोलिडेट करते हैं। और जो 2016 में जैसे मैं आपको बता रहा था मिलिट्री कू हुआ था, तो वहां से फिर उन्होंने एक पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी लेके आए थे और अपनी एक अथॉरिटी भी कायम कर दी। तो वो उनके पास है, तो उनकी जो पावर है सारी की सारी, ये समझ लें एक सेंट्रलाइज्ड एग्जेक्टिव पावर है उनके पास, जो 2013 से 2017 से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम जो है उन्होंने करवाया था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आ गए थे। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो जिन लोगों को नहीं पता कि तुर्की के अंदर, आपको पता है टर्की का नाम अब तुर्की है, चेंज हो गया है। उर्दुगान जो थे, उनकी जो एक ही पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, इन्होंने 2002 का जनरल इलेक्शन जीता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तब से ही अब तक पावर में है ऑलमोस्ट। और जिसे आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं पूरी की पूरी जो सेकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी उन्होंने चेंज किया। सो 2014 तक जो उर्दुगान साहब हैं वो पहले इलेक्टेड रहे, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो पावर है उसको सही तरीके से एंजॉय किया। पहले 2003 से 14 तक प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर 2014 से प्रेसिडेंट आ गए। फिर उन्होंने पूरी की पूरी वो जिसे कहते हैं ना रेफरेंडम करा के सारी की सारी पावर जो है वो अपने हाथ में ले ली और एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रखा है। इवन कि जुडिशरी के ऊपर भी कंट्रोल रखा हुआ और जजेस हों, हर तबका जो फिक्र है उसके ऊपर कंट्रोल है। मीडिया के ऊपर उनका कंट्रोल है। कहा जाता है कि जो 90% टर्किश मीडिया है वो प्रो गवर्नमेंट है, जिसको बिजनेस ग्रुप्स जो कि उर्दुगान के लॉयल हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट आउटलेट्स हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल रहते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, उनको जो प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया वहां पे बड़ा कंट्रोल होता है। सो ये सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। फिर सर्विलेंस बहुत ज्यादा है वहां पे। और ये समझ लें कि इवन के उर्दुगान के जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अनफेयर इलेक्शन कराते हैं। बाइस्ड मीडिया कवरेज होती है, डिसक्वालीफाइड हो कई कैंडिडेट्स को जो है वो करवा दिया जाता है। ऑपोजिशन के जैसे अभी ये मेयर को गिरफ्तार करा दिया। पॉपुलिस्ट नैरेटिव फिर ये लेते हैं, टर्किश नेशनलिज्म की बात करते हैं, अपने आप को इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले बात करते हैं। एक वो यूरोप का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, नेटो का हिस्सा भी हैं, एंटी वेस्ट भी एक वो करते हैं। और फिर जो ऑटोमन एम्पायर है उसकी लेगेसी को भी बार बार इन्वोक करते हैं। रिलीजन और सियासत, मजहब और सियासत को भी जोड़ते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने अपनी सोसाइटी को भी सही तरह डिवाइड किया हुआ है, सेकुलर वर्सेस रिलीजियस, नेशनलिस्ट वर्सेस फॉरेन फंडेड, इस तरह के उन्होंने नारे लगाए हुए हैं। तो उनको बड़ा ये एक उनका समझ लें कि उनके पास एक बड़ी लंबी चौड़ी पावर मौजूद है। और ये जो हुआ है, जो गिरफ्तार होना है पर्टिकुलरली इन प्रोटेस्ट के बाद, आप देखें कि बहुत सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट की कॉल है, ठीक है जी। और इनको जो प्रोटेस्ट किया गया है वो असल तो वोटर फ्रॉड के ऊपर प्रोटेस्ट निकाला गया है। ये कहा जा रहा है कि जी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं वोट काउंट के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने इंटरफेयर किया है। फिर इसी तरह पब्लिक के अंदर भी कहा जा रहा है एक फ्रस्ट्रेशन है। और ये जो इनको एक थोड़ा सा एक वो जिसे कहते हैं ना, उर्दुगान को एक ग्लोबल लीडर और आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का भी शौक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले क्या नाम है उसका, अमरीकी जो वो जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने कहा जनाब कि जो ये सीरिया के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी सीरिया के हवाले से अगर देखें तो टर्की का ज्यादा इंटरेस्ट था सीरिया के अंदर, और ये बात सही भी है। सो वो बेसिकली अपने आप को बहुत ज्यादा अपनी पावर जो है ना उसको एंजॉय करना चाहते हैं। इस्लाम मजहबी तौर पे भी वो बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने अपनी फिefdom क्रिएट, 2-3 पोल्स ऑफ पावर है ना मुस्लिम दुनिया के अंदर। एक अरब्स हैं, सऊदी अरब है, ईरान अलहदा है, टर्की अलहदा है। और आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अक्सर बड़ा मसला रहता है कि सऊदी अरब के साथ जाना है, टर्की के साथ जाना है, ईरान के साथ जाना है, क्या करना है, हमें हर तरफ से खींचा जाता है और फिर हमारी अवाम जो है उसके लिंकेजेस मौजूद हैं।
इन इन और हमारी जो है वो तुर्की के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, माजी के अंदर तो की जाती थी, अब मुझे पता नहीं की जाती है कि नहीं की जाती, बिकॉज हमने इनको सपोर्ट किया था और इन्होंने हमें सपोर्ट किया था बैक इन 1920s में, खिलाफत मूवमेंट एंड ऑल दैट। बहरहाल ये चीजें हैं, लेकिन ये अब इनकी जारी बात है, जो पावर है इनकी, जो समझ लें, वो अब कम होती जा रही है, ठीक है ना। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर हिम डेफिनेटली। हुँ। जी, जीमा साहब, जैसे हमने देखा कि इमाम मुग़लों पे बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो आप उन इल्ज़ाम आपके अकॉर्डिंग उनकी क्या हकीकत है? क्या इसके पीछे कोई सियासी मकसद भी छुपा हुआ है? साथ ही हम देखें तो आपके ख़्याल में अगर इमाम मुग़लों पे इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं और उन्हें सज़ा भी हो जाती है, तो क्या ये ऑपोज़िशन के लिए एक बड़ा नुकसान होगा? और इस सूरत-ए-हाल में ऑपोज़िशन का अगला लाए-अमल क्या होगा? देखिए, ये इसमें बात बड़ी क्लियर है कि ऑपोजिशन को तो वो दबाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि जो उर्दुगान है, उनकी अपनी पावर जो है, वो भी, या जो पब्लिक सपोर्ट है, बड़ी कमज़ोर हो चुकी हुई है। हुँ, और इकोनॉमिक क्राइसिस रहते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे तुर्की के अंदर। फिर वहाँ पे करेंसी के डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। और ये हुँ, बात सही है, मैंने भी वहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। आप थोड़ा-सा सफ़र करें, मैं एक दफ़ा पता नहीं एक तुर्की के अंदर ही, मैं सॉरी इस्तांबुल के अंदर ही एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जा रहा था, सो दे चार्ज मी 700 लिरा, जो कि बहुत ज़्यादा था। मतलब बड़ी, मैं उसे समझ रहा था कि ये, हालाँकि हमसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनकी, लेकिन फिर भी महँगाई बहुत ज़्यादा थी वहाँ। सो आई कुड एक्सपेक्ट कि ये महँगाई है, और और दूसरा ये हैं भी थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। तो ये हुँ, बेसिकली इनका मसला ये है कि ये इनकी जो पब्लिक सपोर्ट डिमिनिश हो रही है, तो ये चाहते हैं कि कोई लीडर ना उठे। और इसीलिए जैसे 2019 का इलेक्शन हारा, ठीक है जी। और ये सिर्फ इस्तांबुल में नहीं हारे, अनकरा में भी हार गए, इज़मीर एक शहर है बहुत इम्पोर्टेंट, वहाँ पे भी हार हार गए। तो इनका इमेज जो है वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और अगर ये लोकल बॉडी इलेक्शन हार जाएँ, तो लोकल असल में तो पावर डिवॉल्व में वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। और अब यहाँ पे इनको ये मसला है कि, और पर्टिकुलरली ये थोड़ा-सा आप देखें ना, अभी भी जब लास्ट टाइम इत्तेफाक से जब ये इलेक्शन हुआ, मैं उस वक़्त तुर्की में था, देयर इज़ अ क्लियर अर्बन रूरल डिवाइड इन तुर्की। ठीक है जी। जो अर्बन वोटर है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, और जो रूरल वोटर है ना, वो आज भी उसी लाइन एंड लेंथ पे बिहेव करता है। सो जिसे वो कहते हैं ना, और जो यंग लोग हैं, वो बेसिकली इसको बड़ा अथॉरिटेरियन समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये मॉडर्न वैल्यूज़ के ऊपर नहीं काम कर रहा, ख़वातीन के हकूक़, फ्री स्पीच, प्रेस फ्रीडम, इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करते हैं ये जो इनका ना। सो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑपोज़िशन को ये दबाएँगे, ठीक है जी। और दूसरी इनको एक ये भी चैलेंज है कि सारी की सारी जो ऑपोज़िशन है, वो भी इकट्ठी हो रही है। सो हुँ, उसको आप ये समझ लें कि वो नहीं चाहते कि ऑपोज़िशन यूनिफ़ाई हो, और इसीलिए जो अकरम इमामोग्लू है, ये ही पोज़ेस, जिसे कहते हैं ना, एन इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इसको, जो है उर्दुगान को। हुँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इनकी जो मेजर बेस है वो मज़हबी बेस है। ये हुँ, वो जो मज़हबी बेस है वो सारी की सारी गाँव में है, रूरल है, कंज़र्वेटिव। जैसे आपको पता है कि हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची भी देयर इज़ डिफ़रेंस होता है सोच का। शहरों के अंदर लोग थोड़े प्रोग्रेसिव और इन चीज़ों में होते हैं, तो रूरल में थोड़ा डिफ़रेंट होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप अगर देखें, तो जैसे वो उनको अपनी बेस का फ़र्क है कि अगर अर्बन पावर उनके हाथ में चली जाती है और लंबी चली जाती है, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा? तो ये एक समझ लें कि एक चीज़ जो है, और इन्होंने जो 2023 का जो इलेक्शन हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, इन्होंने बड़े कम मार्जिन से जीता था, 52% वोट इनको मिले थे। तो उनको ये नज़र आ रहा है कि अगली दफ़ा मैं पावर में नहीं होऊँगा, वो मेरी पावर बेस खत्म हो रही है। अ, हुँ, और फिर ज़ाहिर बात है, इनका जो मुल्क है वो सारे का सारा एक एक डिवीज़न नज़र आ रही है। सो उनकी बेसिकली सपोर्ट बेस जो है वो डिमिनिश है, और जब सपोर्ट बेस डिमिनिश हो जाए, तो फिर आपको पता है, आप तमाम किस्म की जो कार्रवाइयाँ है ना, कोई भी लीडर वो करता है, क्योंकि उसको अपनी है। और फिर आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन हो, टर्किश लीरा कमज़ोर है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था। और कई जगहों पे ज़ाहिर बात है, अनएम्प्लॉयमेंट के भी कहा गया है कि 20% तक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं, 55% तक आप देखें ना, 55% तक इन्फ्लेशन है।
बहुत हाई इन्फ्लेशन है। इट मीन्स कि मुसलसल इन्फ्लेशन हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान में रिसेंटली जब ये 2-4 साल पहले हालात बड़े ख़राब थे, तो हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो 47% तक चली गई थी। अब तो 2-3% में हमारी इन्फ्लेशन आ गई। सो हमारा ये है कि हमारी इन्फ्लेशन हो नहीं रही। लेकिन जो चीज़ जहाँ पे है वो है, ठीक है ना जी? और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे बहुत हाई है, 20, 25, 30% तक इंटरेस्ट रेट है। है इनके टेक्निकली ये 25-30% पे कहते हैं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियली उसको कम किया हुआ है। तो ये हुँ, बेसिकली उर्दुगान साहब जो है ना वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस है उनका और वो जैसे और फिर इनको यूरोप के अंदर भी वो सपोर्ट नहीं मिलती, आज इनको पसंद नहीं किया जाता यूरोप के अंदर, लेकिन फिर भी ये जो है ना लगे रहते हैं क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लगे रहते हैं। और इनका आपको हुँ, पता है कि नेटो के मेंबर होने की वजह से इनकी यूरोप के अंदर बड़ी वैल्यू है। अभी हाल ही में तो यूक्रेन के ऊपर समिट हुई वहाँ पे लंदन के अंदर, तो वहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे। तो ये हुँ, दिस इज सिचुएशन सो लेट्स सी कि ये क्या हुँ। करते हैं और किस हद तक जो है वो हो जाते हैं। जी, चीमा साहब जैसे हम देखें कि पास्ट में इन्हीं प्रोटेस्ट, एहतजाज या पब्लिक सपोर्ट की वजह से एर्दोगान पावर में आए, पावर में रहे। तो आज उन्हीं एहतजाजों को प्रोटेस्ट के खिलाफ इतने इक़दामात उठाए, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, उनको गैर कानूनी करार दिया, रहनुमाओं को या ऑपोज़िशन के लोगों को सड़कों पर आने का गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया गया। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? उन्हें आप लाइक किस तरह से देखते हैं? क्या ये इक़दामात कानूनी और जायज़ हैं? देखिए, ये जायज़ तो कोई भी नहीं ना होते, ठीक है ना जी? जिसे वो कहते हैं ना अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक पार्क के अंदर हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी? और थोड़े से लोग हैं जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल वो जिसे कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं कि एक एक हिस्ट्री में बेसिकली इस चीज़ को तुर्की के अंदर ख़ास तौर पे हैवी हैंडेडनेस इस्तेमाल हुई है। यानी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई सलूक अच्छा नहीं किया जाता वहाँ पे, उनको टफ टाइम दिया जाता है, ठीक है ना जी? तो ये माज़ी में भी ऐसे हुआ है, अभी भी हुआ है। तुर्की देखिए एक सिक्योरिटी स्टेट है, इन मैनी वेज़ इसको याद रखें। तुर्की के अंदर जो पुलिस है उसको बहुत-बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास। और फ़ौज के पास जो पावर है वो उन्होंने कम की हुई है बिकॉज़ वो कहते हैं कि ये फिर ज़्यादा ओवरटेक कर लेते हैं। सो द पॉइंट हियर टू व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट फेयर टू यूज़ फ़ोर्स बट एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर दे विल यूज़ द फ़ोर्स उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने इसको करना ही करना है क्योंकि उर्दुगान ने अपनी पावर अभी उर्दुगान थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हैं उनकी वो सिचुएशन नहीं है लेकिन लगता ये है कि वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, वो टफ लाइन लेंगे और वो अपने ऑपोज़िशन को जो है ना वो पकड़ेंगे बिकॉज़ वो कंटीन्यूअसली ऐसे वो जिसे कहते हैं ना इस्तांबुल हारना उनको सूट नहीं करता। जी, बहुत शुक्रिया सीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने तुर्की की सियासी हालत पर डिस्कशन की। हमने देखा कि इमाम मुग़लों की गिरफ्तारी की वजह से मुल्क में बहुत सी सियासी हलचल मच चुकी है, एहतजाज हो रहे हैं और तैयब अर्दोग़ान ऑब्वियसली इस्तांबुल एक स्ट्रॉन्ग उनके लिए जगह है, वो उसको कभी भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो ऑपोज़िशन को डेफ़िनिटली टफ टाइम देंगे। पर उनकी उस तरह से अब पब्लिक सपोर्ट और पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, वो अब वीक हो चुकी है। तो लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस्तांबुल उनके हाथ से इतनी आसानी से ना जा सके। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर। जी, तो